मैंने सस्ता होने के चक्कर में एक हॉन्टेड हाउस किराए पर ले लिया। शिफ्ट होने की पहली रात ही शॉवर अपने आप चालू हो गया। मैं हवा की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाया, पानी बर्बाद कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पानी का फ्लो तुरंत बंद हो गया। मुझे लगा बस यहीं से शुरुआत हुई है, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर मैंने 3 डिशेस और एक सूप देखा। पास में एक नोट भी रखा था, खाने का खर्च 25। मेरे दिमाग ने तुरंत कैलकुलेशन शुरू कर दी। 3 डिशेस और एक सूप, जिसमें नॉन वेज और वेज दोनों थे। प्रेजेंटेशन भी कमाल की थी। बाहर किसी रेस्टोरेंट में ऐसा खाना कम से कम 50 का पड़ता, ए करके सिर्फ 25। ये तो बहुत सस्ता है। मैंने तुरंत चॉपस्टिक्स उठाई और चमचमाते ब्रेज़ पोर्क का एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। स्वाद इतना शानदार था कि मेरी जीभ लगभग अंदर ही चली जाती। मैं तेजी से खाना साफ करता जा रहा था और हवा से बड़बड़ाते हुए बोला, गोस्ट मैडम, तुम भी कमाल हो, मरने के बाद भी इतना हिसाब किताब रखती हो, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड बनो ना। हवा में सन्नाटा था, सिर्फ मेरे चबाने की आवाज सुनाई दे रही थी। खाना खत्म करके मैंने संतुष्टि भरी डकार ली। फिर चिकने बर्तनों को देकर मेरी आलस वाली बीमारी जाग गई। मैंने जानबूझकर बर्तन सिंक में रख दिए और नहीं धोए। मैं अपनी इस गोस्ट रूममेट की लिमिट टेस्ट करना चाहता था। अगली सुबह हल्की हल्की बर्तनों की टकराने की आवाज से मेरी नींद खुली। मैं धीरे धीरे किचन के दरवाजे तक गया। देखा कि सिंक में रखे सारे बर्तन चमक रहे थे और एकदम व्यवस्थित रखे हुए थे। साथ में एक और नोट था। इस बार लाल खून जैसे अक्षर नहीं, बल्कि साधारण काली पेन से लिखा था, एक बार बर्तन धोने का 5 युएन, महीने के अंत में हिसाब होगा। मैं हंस पड़ा। सच में मैं लीन फेंक, जो 20 साल से ज्यादा जी चुका हूँ, पहली बार किसी ऐसे ओपोनेंट से मिला था। मेरी कम्पेटिटिव स्पिरिट पूरी तरह जाग गई। ठीक है, आ जाओ। मैंने जानबूझकर कचरे से भरा बैग दरवाजे पर रख दिया ताकि आधा रास्ता ब्लॉक हो जाए। हिम्मत है तो इसे भी फेंक कर दिखाओ। लेकिन अगले दिन कचरे का बैग गायब था। दरवाजे पर एक स्टिकी नोट लगा था, कचरा फेंकने की फीस 10 युएन। एक रात मैं ओवरटाइम करके आधी जान लेकर घर लौटा। अंधेरे में लाइट जलाने ही वाला था कि लिविंग रूम की लाइट अपने आप जल उठी। रोशनी नरम थी, आंखों को चुभ नहीं रही थी। मेरे दिल का कोई कोना अचानक नरम पड़ गया। तभी लैंप शेड से एक नोट धीरे धीरे नीचे तैरता हुआ गिरा। तुम्हारे लिए लाइट छोड़ी, बिजली का खर्च अलग से। बस जो गर्माहट अभी अभी पैदा हुई थी, वह बिजली का खर्च अलग से। इन 4 शब्दों ने चकनाचूर कर दी। मैंने छत की तरफ देकर आंखें घुमाई। दिन इसी तरह की मजेदार लड़ाइयों में गुजरने लगे। धीरे धीरे मुझे अपनी गोस्ट रूममेट का स्वभाव समझ आने लगा। उसका नाम सुवान सिंह था। उसे क्लीनलीनेस ऑब्सेशन था। अगर मैं अपना अंडरवेयर फर्श पर फेंक देता तो वह अपने आप उछलकर वॉश बेसिन में पहुंच जाता। उसे ओसीडी भी था। मेरी बुक शेल्फ पर अगर एक भी किताब हाइट के हिसाब से न रखी हो तो अगले दिन सब परफेक्टली अरेंज्ड मिलती। उसकी कुकिंग स्किल कमाल की थी, लेकिन वह बहुत ग्रजेस रखती थी। अगर मैं एक बार कह दूं कि खाना ज्यादा नमकीन है तो वह लगातार 3 दिन तक सिर्फ उबला हुआ टोफू खिलाती। वह बहुत शार्प टंग्ड भी थी। मैंने एक बार डिस्काउंट वाली शर्ट खरीदी और मिरर के सामने पहनकर देख रहा था। तभी मिरर पर पानी की भाप से धीरे धीरे शब्द उभरे, तुम्हारा फैशन सेंस चिंता का विषय है, तुम्हारी टेस्ट चिंता का विषय है, और तुम्हारा वॉलेट तो उससे भी ज्यादा चिंता का विषय है। मैं गुस्से से उछल पड़ा और हवा की तरफ चिल्लाया, तुम्हें क्या मतलब, खुद तो मरकर भी एए सिस्टम नहीं छोड़ पाई। फिर मिरर पर नए शब्द उभरे, तुम भी कुछ कम नहीं। मैं उसकी मौजूदगी का आदी होने लगा था। सच कहूं तो मुझे अच्छा लगने लगा था। कम से कम अब मुझे इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाने पड़ते थे। कम से कम इस ठंडे और बेरहम बड़े शहर में कोई था जो मेरे लिए लाइट छोड़कर जाता था, भले ही उसका बिल अलग से लिया जाता था। एक दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त जी बोशियाओ मुझसे मिलने आया। मैंने पहले ही सुवान सिंह को वार्निंग दे दी थी, मेरा दोस्त आने वाला है, वह बहुत डरपोक है, आज थोड़ा शांत रहना। सुना? तभी टेबल पर रखी एक मैगजीन हवा में उठी और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में ओके दिखाई दिया। अगले दिन जी बोशियाओ घर में घुसे ही बड़ा चढ़ाकर सूंघने लगा। लिन फें, क्या बात है, अमीर हो गए, कोई मेड रख ली क्या? ये घर तो तुम्हारे रहने की जगह जैसा लग ही नहीं रहा। बस मेरी हैबिट्स थोड़ी सुधर गई हैं। उसके इतना कहते ही टीवी जिसमें चैलेंज मूवी चल रही थी अचानक फाइनेंशियल चैनल पर बदल गया। जी बोशियाओ डरकर उछल पड़ा, रिमोट कहाँ है? चैनल अपने आप कैसे बदल गया? मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले चैनल वापस बदल दिया। शायद सिग्नल की प्रॉब्लम होगी। हम बातें कर ही रहे थे कि उसके सामने रखा कप धीरे धीरे टेबल के किनारे की तरफ 5 सेंटीमीटर खिसक गया। ये क्या था? कप खुद कैसे हिला? मैंने आराम से कप वापस रख दिया। डरो मत, मेरी रूममेट थोड़ी शरारती है लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है। जी बोशियाओ मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई मानसिक रोगी हूँ। लिन फें, क्या काम का स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है? तुम्हें हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा? मैंने लंबी सांस ली। मुझे पता था कि ये बात समझाना नामुमकिन है। किसी तरह डरे हुए जी बोशियाओ को विदा करके मैं उदास होकर सोफा पर बैठ गया। तभी लिविंग रूम की रोशनी थोड़ी और धीमी हो गई और पहले से भी ज्यादा नरम लगने लगी। मैंने सिर घुमाकर उस बड़ी फ्रेंच विंडो की तरफ देखा। पहली बार मुझे एक लंबी लड़की का सफेद कपड़ों में लिटा हुआ सिलुएट इतनी साफ दिखाई दिया। वह अब भी आधी ट्रांसपेरेंट थी, जैसे चलती हुई धुंध हो, लेकिन अब मैं उसके कंधों तक आते लंबे बाल साफ देख सकता था। वह बड़ी सावधानी से उस खिड़की को साफ कर रही थी जिसे मैं सुबह ठीक से साफ नहीं कर पाया था। उसकी हर हरकत में फोकस, सीरियसनेस और लगभग ऑब्सेसिव एलिगेंस थी। अचानक मुझे लगा कि मेरे दोस्त की चिंता और दुनिया की सारी गलतफहमियां बिल्कुल मायने नहीं रखती। इस विशाल शहर में आखिरकार मेरे पास एक घर था और एक बहुत ही अनोखा परिवार का सदस्य भी। लेकिन अच्छी चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिकी। कैपिटलिज्म की ठंडी हवा आखिर मेरे जैसे छोटे एम्प्लॉय तक भी पहुंच गई। एक ठंडी ईमेल और कुछ बेजान ऑफिशियल लाइंस ने मेरी उस नौकरी को खत्म कर दिया जिसके बदले मैं रोज 2 घंटे का कम्यूट करके बस मामूली सैलरी पाता था। एक कार्डबोर्ड बॉक्स हाथ में लिए मैं भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहा था। पहली बार मुझे लगा जैसे मैं भी फेंका हुआ कचरा हूँ। घर लौटकर मैंने खुद को कंबल में ढक लिया और लंबे समय से दबाए हुए एहसासों को भीतर ही भीतर दबाए रखा। दुख और बेचैनी आखिर उस पल बाहर निकल आए। पता नहीं मैं कितनी देर तक
तक रोता रहा। तभी लिविंग रूम से हल्की हल्की एक सुरीली क्लासिकल म्यूजिक की धुन सुनाई देने लगी। वह मेरी सबसे पसंदीदा डिवोरा की सिम्फनी थी। मैंने एक बार खाना खाते समय हवा से कहा था, ये म्यूजिक बहुत अच्छा है, इसे सुनकर लगता है कि चाहे दिन कितने भी मुश्किल हों, उन्हें पार किया जा सकता है। मैं नाक पहुंचता हुआ भारी कदमों से कमरे से बाहर निकला। डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म कोका कोला चिकन विंग्स रखे थे। पास में एक नोट चुपचाप रखा था, उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, फ्री ऑफ चार्ज। आखिरकार मेरी आंखों से आंसू बह निकले। इस बार दुख की वजह से नहीं, बल्कि उस गर्माहट की वजह से। मैंने पहली बार हवा की तरफ गंभीरता से देखकर कहा, धन्यवाद सुवानचिंग। हवा में जैसे बहुत हल्की सी एक आह सुनाई दी। खाना खाने के बाद मैंने लैपटॉप खोला और पागलों की तरह रिज्यूम्स भेजने लगा। लेकिन जो भी रिज्यूम भेजता वह समुद्र में पत्थर फेंकने जैसा साबित होता। कभी कभी इंटरव्यू का मौका मिलता भी तो आखिरी दौर में रिजेक्ट हो जाता। बैंक अकाउंट का बैलेंस हर दिन कम होता जा रहा था और एंग्जाइटी धीरे धीरे मेरे नर्व्स को खा रही थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाता था। आखिरकार एक दिन मुझे मेरी ड्रीम कंपनी से इंटरव्यू कॉल मिला। मैंने तुरंत अपनी सबसे अच्छी और एकमात्र फॉर्मल सूट निकाल ली। इंटरव्यू वाले दिन मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया, लेकिन ज्यादा नर्वस होने की वजह से नीचे कॉफी शॉप में ब्रेकफास्ट खरीदते समय मेरा हाथ फिसल गया और एक कप गर्म कॉफी पूरी की पूरी मेरी शर्ट पर गिर गई। उस पल मुझे लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मैं बदहवास होकर घर की तरफ भागा। इंटरव्यू में सिर्फ 1 घंटा बचा था। नई शर्ट खरीदने का समय बिल्कुल नहीं था। क्या मुझे सच में हार मान लेनी चाहिए? तभी बाथरूम से वॉशिंग मशीन के चालू होने की हल्की आवाज आई। मैं चौंक गया। दौड़कर अंदर गया तो देखा कि कॉफी से खराब हुई शर्ट वॉशिंग मशीन में घूम रही थी। 20 मिनट बाद वॉशिंग मशीन रुकी और ड्रायर चालू हो गया। फिर 20 मिनट बाद एक साफ, गर्म और हल्की खुशबू वाली शर्ट एक अदृश्य हैंगर पर टंगी हुई मेरे कमरे के दरवाजे पर दिखाई दी। मैं उस बिल्कुल नई जैसी लग रही शर्ट को देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे सपना देख रहा हूँ। मैंने तुरंत कपड़े बदले और घर से भागा। मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने वाली सड़क पर सुबह का रश आवर था। समय तेजी से निकल रहा था और मैं पसीने से तर था। जब मैं बस पकड़ने के लिए मुड़ने ही वाला था, तभी मेरे सामने की मेट्रो गेट मशीन ने अचानक बीप की आवाज की। ग्रीन लाइट जल उठी और गेट अपने आप खुल गया। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत अंदर घुस गया। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही देखा कि मेरी मेट्रो के दरवाजे बंद होने वाले थे। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन जैसे ही दरवाजे पूरी तरह बंद होने वाले थे, ऐसा लगा जैसे बीच में कुछ फंस गया हो। अलार्म बजा और दरवाजे फिर से खुल गए। मैं किसी तरह दौड़कर अंदर घुस गया। मेट्रो में मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। आखिरकार इंटरव्यू शुरू होने से सिर्फ 5 मिनट पहले कंपनी पहुंच गया। मीटिंग रूम में बैठकर इंटरव्यूअर्स का इंतजार करना हर सेकंड किसी टॉर्चर जैसा लग रहा था। काफी देर बाद मेरा नंबर आया। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में प्रवेश किया। 4 इंटरव्यूअर्स एक लाइन में बैठे थे और उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। मैं इतना नर्वस था कि हथेलियों में पसीना आ गया। जो सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने तैयार किया था वह मेरे दिमाग से पूरी तरह गायब हो चुका था। मेरा ब्रेन जैसे क्रैश हो गया था। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ने ही वाला था कि तभी टेबल पर रखी एक काली पेंसिल अचानक लुढ़ककर मेरे हाथ के पास आ गई। मैंने अनजाने में उसे पकड़ लिया। उसकी ठंडी सतह को महसूस करते ही मेरा दिमाग शांत हो गया। मैंने नीचे देखा तो पेंसिल पर किसी नुकीली चीज से 2 छोटे लेकिन साफ शब्द उकेरे हुए थे, स्टेडी रहो। मेरा दिल तुरंत स्थिर हो गया। वे 2 शब्द किसी एनर्जी इंजेक्शन की तरह मेरे अंदर उतर गए। सभी इंटरव्यूअर्स को नमस्कार, मेरा नाम लिन फेंक है। उस इंटरव्यू में मैंने अपने जीवन का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 1 हफ्ते बाद मुझे उसी कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। ज्वाइनिंग वाले दिन मैं सबसे पहले सुपरमार्केट गया और एक अच्छी वाइन की बोतल के साथ बहुत सारी ताजी इंग्रेडिएंट्स खरीद लाया। घर लौटकर मैंने ढेर सारे डिशेस बनाए, फिर 2 ग्लासेस में वाइन भरी और उनमें से एक ग्लास उठाया। सुवानचिंग, ये जाम तुम्हारे नाम। धन्यवाद, मेरी सबसे बेहतरीन सपोर्ट। दूसरा वाइन ग्लास हल्का सा हिला और उसमें से टकराने की साफ आवाज आई, जैसे वह मेरे टोस्ट का जवाब दे रही हो। मैं मुस्कुराया, लेकिन मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पास एक अदृश्य गार्डियन था। नई जॉब मिलने के बाद मेरी और सुवानचिंग की साथ रहने वाली जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा हार्मोनियस हो गई। मैं पैसे कमाने का काम करता था और वह घर को परफेक्टली मैनेज करती थी। साथ ही अपनी फाइनेंशियल लॉजिक से मेरे खर्चों पर नजर रखती और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी करती। धीरे धीरे मुझे उसकी यह अनोखी कंपेनियनशिप पसंद आने लगी। रोज काम से लौटने पर गर्म खाना मिलता। हर महीने सैलरी आने पर एक फाइनेंशियल डायरेक्टर की तरह बजट तैयार मिलता। काम में कोई मुश्किल आती तो मेरी स्टडी टेबल पर किसी रहस्यमयी तरीके से उससे जुड़ी बुक्स और रेफरेंस मटेरियल्स दिखाई देने लगे। वह एक खामोश मेंटोर, एक परफेक्ट हाउसकीपर और सबसे परिचित अजनबी बन चुकी थी। लेकिन मैं उसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, मेरी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती गई। आखिर सुवानचिंग की मौत कैसे हुई थी? इंटरनेट पर मौजूद उस पुराने और अस्पष्ट रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी मौत एक्सीडेंटल गैस पॉइजनिंग से हुई थी। लेकिन मुझे हमेशा कुछ गलत लगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, सुवानचिंग, तुम्हारी मौत आखिर कैसे हुई थी? कमरे की लाइट एक बार झपकी। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक रखा हो। वह साफ तरीके से मैसेज नहीं दे पा रही थी। उसकी प्रतिक्रिया जितनी ज्यादा तीव्र होती गई, मेरा शक उतना ही गहरा होता गया। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि इस रहस्य की शुरुआत इसी घर से करनी होगी। मैं उस प्रॉपर्टी एजेंट के पास पहुंचा जिसने मुझे यह घर किराए पर दिलवाया था, जो मान ली। मैंने उसे पास के एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया और बहाना बनाया कि मैं लीज रिन्यू करने के बारे में सलाह लेना चाहता हूँ। जो मान ली हमेशा की तरह गर्मजोशी और मुस्कुराहट से भरी हुई थी। मिस्टर लिन, वहाँ रहने की आदत पड़ गई होगी ना? घर की लोकेशन अच्छी है, लेआउट भी अच्छा है। बस पहले थोड़ा इंसिडेंट हो गया था,
इसलिए आम लोग वहाँ टिक नहीं पाते। लेकिन आपको देख